काशी, अपनी आंखें बंद करो। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या सर? यहाँ तो एकदम सन्नाटा है। ये सन्नाटा नहीं है काशी, ये तूफान से पहले की खामोशी। आज से ठीक 168 साल पहले भारत की जमीन के नीचे एक ऐसा लावा उबल रहा था जिसकी गर्मी को अंग्रेजों के बड़े बड़े गवर्नर जनरल अपनी मखमली कुर्सियों पर बैठकर भी नहीं भांप पाए थे। उस समय की हवा में बारूद की गंध थी जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकते थे जिनके सीने में आजादी की तड़प थी। एक ऐसी रात 1857 की गर्मियों की वो उमस भरी रातें। दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपनी बंदूकों को तेल लगा रहे थे। गांवों में किसान अपने हंसिये तेज कर रहे थे और रानियां अपने महलों की खिड़कियों से बाहर देख रही थीं, ये तय करते हुए कि अब याचना नहीं, रण होगा। आज हम इतिहास का पन्ना नहीं पलटेंगे काशी, आज हम उस आग में उतरेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। आज हम जिएंगे 1857 की क्रांति। सर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सच में? मतलब आज हम सिर्फ डेट्स नहीं रटेंगे। मुझे हमेशा लगता था कि 1857 बस एक तारीख है। बिल्कुल नहीं, तारीखें तो बस वो निशान हैं जहां वक्त ने करवट ली। डेट्स तो किताबों में भी हैं, वो तो कोई भी रट लेगा। लेकिन एक टॉपर की नज़र उन तारीखों के पीछे छिपे दर्द, गुस्से और उस रणनीति को देखती है जो फेल हो गई, लेकिन जिसने भविष्य की नींव रख दी। और हाँ, याद रखना काशी, परीक्षा में परीक्षक अब सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्रांति कब हुई, वो पूछता है क्यों हुई। वो पूछता है कि उस वक्त के नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा था। वो पूछता है कि असफलता के गर्भ में सफलता के कौन से बीज छिपे थे। तो अपनी नोटबुक का नया पन्ना खोलो, पेन को कसकर पकड़ो और सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में, जैसे इतिहास के माथे पर तिलक लगा रही हो, वैसे लिखो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन रुको, क्या सच में ये प्रथम था? क्या सच में ये स्वतंत्रता संग्राम था? सर, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था और सावरकर जी ने इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। सच क्या है? हमें एग्जाम में क्या टिक करना है? शाबाश! क्लास शुरू होने से पहले ही तुमने सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल पूछ लिया। यही एक सीरियस एस्पिरेंट की निशानी है। देखो काशी, सच एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। अंग्रेजों के लिए ये गद्दारी थी, नमक हरामी थी। हमारे लिए ये मुक्ति की पहली चीख थी। चलो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, एग्जाम में जब सवाल आए तो हमें इमोशन के साथ साथ फैक्ट्स और हिस्टोरियोग्राफी का बैलेंस रखना होगा। इस डिबेट को हम कहते हैं 1857 का स्वरूप। सबसे पहले एक नाम लिखो जो हर बार पेपर में आता है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, आर.सी. मजूमदार। जी सर, लिख लिया, आर.सी. मजूमदार। इनका क्या कहना था? इन्होंने एक बहुत कड़वी बात कही थी जो कई बार भारतीयों को चुभती है। इन्होंने अपनी किताब द सीपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा था, ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हैं? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये तो हमारे शहीदों का अपमान नहीं है। इमोशनल मत हो काशी, एनालिटिकल बनो। मजूमदार का तर्क समझो। वो कहते हैं कि ये प्रथम नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह तो सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेल्लोर म्यूटिनी के रूप में पहले भी हो चुके थे। वो कहते हैं ये राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था। दक्षिण भारत, पंजाब और सिंध पूरी तरह शांत थे। और स्वतंत्रता संग्राम, वो कहते हैं कि हर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए, नाना साहेब अपनी रुकी हुई पेंशन के लिए, कोई भारत माता के लिए नहीं लड़ रहा था, ऐसा मजूमदार का मानना है। काशी, यहां ध्यान देना, एक PYQ अक्सर आता है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा? उत्तर हमेशा होगा आर.सी. मजूमदार। ठीक है सर, ये याद रहेगा। मजूमदार मतलब मना कर दिया। लेकिन सर, क्या हम इसे एक्सेप्ट कर लें? नहीं, यही तो इतिहास का खेल है। अब दूसरा नाम लिखो जो मजूमदार के बिल्कुल विपरीत है, वीर सावरकर, V.D. सावरकर। 1909 में जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, इन्होंने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये नाम तो सुना है।
सावरकर ने मजूमदार जैसे, हालांकि मजूमदार ने बाद में लिखा, लेकिन विचार पुराने थे, इतिहासकारों की थ्योरी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मकसद भले ही निजी हो, कारण भले ही अलग हो, लेकिन दुश्मन तो एक ही था, फिरंगी। और जब सब मिलकर एक दुश्मन के खिलाफ लड़े तो वो म्यूटिनी नहीं, स्वाधीनता संग्राम बन गया। उन्होंने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो अगर एग्जाम में नेचर पर डिस्क्रिप्टिव सवाल आए या मेंस में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? स्मार्ट सवाल। अगर आरपीएससी मेंस या यूपीएससी में ये सवाल आए तो तुम्हें बीच का रास्ता अपनाना है। हम डॉक्टर एसएन सेन की बात मानेंगे। वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी इतिहासकार थे। उनकी किताब का नाम ही है 1857। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, जो आज का सर्वमान्य सत्य भी है। उन्होंने कहा, जो लड़ाई धर्म के नाम पर शुरू हुई वो स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर खत्म हुई। स्टार्टेड एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ गई सर। शुरू हुआ धर्म से, वो कारतूस वाला मुद्दा, लेकिन खत्म हुआ देश की आज़ादी की चाहत पर। परफेक्ट कंक्लूजन। बिल्कुल। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ काशी। क्या एक कारतूस पूरे भारत को जला सकता है? क्या सिर्फ एक गाय या सूअर की चर्बी की अफवाह 100 साल पुराने साम्राज्य को हिला सकती है? नहीं सर, बारूद तो पहले से जमा होगा, कारतूस ने बस चिंगारी भी होगी। मतलब लोग पहले से ही बहुत गुस्से में होंगे। एग्जैक्टली 100 साल। 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं, निचोड़ दिया था। चलो चलते हैं उस दौर में, देखते हैं कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों थे। हम कारणों की परतों को एक एक करके हटाएंगे। काशी, कल्पना करो तुम एक किसान हो। साल है 1850। तुम दिन रात मेहनत करती हो, पसीना बहाती हो, लेकिन फसल का 50% से ज्यादा हिस्सा अंग्रेज लगान में ले जाते हैं। तुम्हारी पुश्तैनी जमीन नीलाम हो रही है। तुम्हें कैसा लगेगा? सर बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा लगेगा कि मेरा खून पसीना कोई और पी रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। बस यही था आर्थिक कारण। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने, चाहे वो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हो या दक्षिण की रैयतवाड़ी, किसानों की कमर तोड़ दी थी। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, अब सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला गुलाम बन गया था। हमारे बुनकर, जिनके मलमल की दुनिया दीवानी थी, उनके हाथ काट दिए गए, मेटाफोरिकली एंड समटाइम्स लिटरली। मैनचेस्टर की मशीनों के बने सस्ते कपड़ों ने हमारे हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया। इसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं औद्योगिकीकरण। मतलब उन्होंने हमें गरीब और लाचार बनाकर रख दिया। हाँ, और गरीबी सिर्फ पेट की नहीं थी काशी, वो हमारे सम्मान पर भी चोट कर रहे थे। अब आते हैं राजनीतिक कारणों पर। एक आदमी का नाम याद रखना जिसे मैं भारत के नक्शे का कसाई कहता हूं, लॉर्ड डलहौजी। ओहो, वही हड़प नीति वाला। बिल्कुल सही। व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी एक ऐसे अजगर की तरह था जो भारतीय रियासतों को बिना चबाए निगलना चाहता था। नियम ये बनाया, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी नेचुरल एयर नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बना सकता। उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। इसी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गुस्सा आया था ना? हाँ बिल्कुल। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी 1853, नागपुर 1854, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ये सब डलहौजी के शिकार बने। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने अवध को हड़पा। अवध? लेकिन सर मैंने पढ़ा है कि अवध के नवाब तो अंग्रेजों के सबसे वफादार दोस्त थे। दोस्त? राजनीति में अंग्रेजों का कोई दोस्त नहीं होता काशी। 1856 में उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया, कुशासन का। डलहौजी ने कहा, तुमसे राजकाज नहीं संभल रहा, हटो यहां से, और अवध को छीन लिया। सोचो, अवध के लोग अपने नवाब को राम की तरह पूजते थे। जब नवाब लखनऊ छोड़ रहे थे तो पूरी प्रजा रो रही थी। उस दिन लोगों को लगा कि अंग्रेजों ने सिर्फ नवाब को नहीं हटाया बल्कि उनकी आत्मा को कुचल दिया था। और मजे की बात बताऊं, बंगाल आर्मी के 60% से ज्यादा सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। उन्हें पूरबिया कहा जाता था। जब उनके घर में आग लगी तो बैरकों में बैठे सिपाहियों का खून खौल उठा। तो सिपाही सिर्फ अपनी कम तनख्वाह के लिए नहीं, अपने घर की बेइज्जती के लिए भी गुस्से में थे। 100% सही। और यही हमें लाता है सैनिक कारणों पर। भारतीय सिपाही और अंग्रेज सिपाही, काम एक जैसा, वर्दी एक जैसी, मौत का खतरा एक जैसा, लेकिन इज्जत जमीन आसमान का फर्क। एक भारतीय सूबेदार को एक नए भर्ती हुए अंग्रेज सिपाही से भी कम तनख्वाह मिलती थी। और प्रमोशन भूल जाओ, एक भारतीय सिपाही पूरी जिंदगी गोली खाकर भी सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था। उसे नीगर या सुअर कहकर बुलाया जाता था।
दर्द तो तब पार हुई जब 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया। ये भी कैनिंग के समय हुआ। इसने कहा अब सिपाहियों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। लेकिन सर, उस जमाने में तो समुद्र पार करना मतलब धर्मभ्रष्ट होना या जाति से बाहर होना माना जाता था ना? बिल्कुल। सिपाहियों को लगा ये अंग्रेज पहले हमारी जमीन ले गए, फिर हमारा पैसा और अब हमारा धर्म भी छीनना चाहते हैं। और यही डर सामाजिक धार्मिक कारण बना। सती प्रथा बंद की 1829, विधवा विवाह शुरू किया 1856। ये तो अच्छे काम थे ना सर? हमारे लिए आज अच्छे हैं काशी, लेकिन 1850 के रूढ़िवादी समाज के लिए उन्हें लगा अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों में जबरदस्ती दखल दे रहे हैं। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरी खुलेआम हिंदू और इस्लाम धर्म की बुराई करते थे। जेलों में, स्कूलों में, अस्पतालों में हर जगह धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। लोगों को लगा भाई ये तो हमें ईसाई बनाने पर तुले हैं। तो देखो बारूद का ढेर कैसे बना। किसान बर्बाद, इकोनॉमिक, राजा नवाब बेइज्जत और राज्य हड़पे गए, पॉलिटिकल लैप्स, धर्म खतरे में, सोशो रिलीजियस, सिपाही गुस्से में और अपमानित, मिलिट्री। बारूद का ढेर तैयार था काशी, बस एक माचिस की तीली की जरूरत थी, और वो तीली थी एनफील्ड राइफल। साल 1857 की शुरुआत। ब्रिटिश सेना में एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल, पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह। ये ज्यादा सटीक थी, ज्यादा घातक थी। इसमें क्या खास था सर? इसकी गोली को बंदूक में डालने से पहले उसके ऊपरी हिस्से को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल के दमदम में खलासी और सिपाहियों के बीच एक बहस हुई, जिससे एक अफवाह फैली कि इस कारतूस पर लगी ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ओह माय गॉड! गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब दोनों धर्मों पर सीधा हमला। सही पकड़े। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। दमदम से बहरामपुर, बहरामपुर से बैरकपुर। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। रविवार का दिन था। एक 26 साल का जवान सिपाही, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान, नाम मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मैंने फिल्म में देखा था। हाँ, आमिर खान वाली फिल्म। लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा इंटेंस थी। मंगल पांडे परेड ग्राउंड में आया, नशे में नहीं बल्कि गुस्से और धर्म के नशे में। उसने अपने साथियों को ललकारा। जब सार्जेंट मेजर ह्यूसन उसे पकड़ने आया तो मंगल ने फायर कर दिया। फिर लेफ्टिनेंट बाग आया, मंगल ने उसे भी घायल कर दिया। उसने नारा दिया, मारो फिरंगी को। काशी, एक PYQ नोट करो। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? उत्तर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर है चर्बी वाले कारतूस। और फिर मंगल पांडे का क्या हुआ? फिर क्या, वही जो एक बागी कांत होता है। उसका कोर्ट मार्शल हुआ। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी शहादत ने बैरकों में बगावत का बीज बो दिया। उसकी फांसी की खबर हर छावनी में पहुंच गई। तो यहीं से क्रांति शुरू हो गई थी? नहीं, ये तो ट्रेलर था। पूरी फिल्म शुरू हुई 10 मई 1857 को मेरठ में। मेरठ में 3rd कैवलरी के 85 सिपाहियों ने कारतूस छूने से मना कर दिया था। उन्हें 9 मई को 10-10 साल की जेल हुई और सबके सामने उनकी वर्दी फाड़ दी गई। ये बेइज्जती उनके साथी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 10 मई रविवार की शाम, जब अंग्रेज चर्च में प्रेयर कर रहे थे, मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। अपने अफसरों को मारा, जेल तोड़ी, अपने साथियों को छुड़ाया, टेलीग्राफ लाइन काट दी और फिर रात के अंधेरे में एक नारा गूंजा, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। दिल्ली क्यों सर? मेरठ से तो और भी जगह जा सकते थे। क्योंकि दिल्ली भारत की धड़कन थी। वहां बैठा था बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह। भले ही वो बूढ़ा और कमजोर था, अंग्रेजों की पेंशन पर था, लेकिन भारत की जनता के लिए वो अभी भी बादशाह हिंदुस्तान था। सिपाहियों को एक चेहरा चाहिए था, एक झंडा चाहिए था जिसके नीचे सब लड़ सकें। वैधता चाहिए थी। 11 मई की सुबह, रमजान का महीना था। बादशाह जफर 82 वर्ष के थे। अभी सुबह की नमाज पढ़कर उठे ही थे और यमुना किनारे झरोखे में बैठे थे कि नीचे शोर मचा, बादशाह सलामत, हम मेरठ से आए हैं, हमने अंग्रेजों को मार भगाया है, आप हमारी कमान संभालिए। बादशाह तो डर गए होंगे, 82 साल के थे वो और अंग्रेजों की पेंशन पर पल रहे थे। बिल्कुल, वो डर गए। वो नेतृत्व नहीं चाहते थे। वो तो एक शायर थे, तलवारबाज नहीं। उन्होंने पहले तो मना किया, आगरा संदेश भिजवाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, अगर आप हमारे नेता नहीं बनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मजबूरन जफर को क्रांति का नेता बनना पड़ा।
ये एक बहुत बड़ा टर्न था ना सर? बहुत बड़ा। जैसे ही जफर का नाम जुड़ा, ये विद्रोह सैनिक विद्रोह से राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। कल तक जो सिपाही बागी थे, अब वो बादशाह की फौज बन गए। सिक्कों पर बादशाह का नाम खुद गया, लेकिन असली कमान बादशाह के हाथ में नहीं थी। यहां एक गहरा सवाल बनता है काशी। दिल्ली में विद्रोह का राजनीतिक नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। लेकिन दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसमें किया? उत्तर है जनरल बख्त खान। बख्त खान? ये कौन थे सर? बरेली से आया हुआ एक सख्त सूबेदार। वो अपने साथ तोपें और फौज लेकर दिल्ली आया था। उसने एक प्रशासनिक परिषद बनाई थी जिसमें 6 सैनिक और 4 नागरिक सदस्य थे। ये लोकतंत्र का एक शुरुआती रूप था, सोचो। वाह, ये फैक्ट तो मुझे पता ही नहीं था। दिल्ली अब आज़ाद थी, लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। ये उनकी नाक का सवाल था। उन्होंने पंजाब से, जहां विद्रोह नहीं हुआ था, अपनी सबसे वफादार फौज बुलाई। जॉन निकलसन और हडसन जैसे क्रूर अफसर भेजे गए। 6 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर खून की होली खेली गई। कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया। सितंबर 1857 तक आते आते दिल्ली फिर गिर गई। निकलसन मारा गया, लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली जीत ली। जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उनके बेटों और पोतों को हडसन ने खूनी दरवाजे पर नंगा करके गोली मार दी। और जफर का क्या हुआ? उन्हें देश निकाला दे दिया गया, रंगून, बर्मा, जहां उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे दर्दनाक गजल लिखी कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। 1862 में वहीं उनकी मौत हो गई। मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। बहुत दर्दनाक है सर। इतिहास कितना निर्दयी होता है। दर्द ही क्रांति का ईंधन है काशी। दिल्ली गिर गई, लेकिन आग बुझी नहीं थी। ये आग अब फैल चुकी थी कानपुर, लखनऊ और झांसी में। चलो अब चलते हैं नाना साहब के पास, जहां एक और नाटक चल रहा था। कानपुर। यहां कमान थी नाना साहब के हाथ में। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी और उन्हें पुणे से निकाल दिया था, इसलिए वो कानपुर बिठूर में रह रहे थे। उनके साथ कौन था सर? उनके साथ थे 2 अनमोल रत्न। एक उनका दिमाग अजीमुल्ला खान, जो लंदन तक जाकर अंग्रेजों की पोल खोलाए थे, और दूसरी उनकी तलवार तात्या टोपे। तात्या टोपे? सर वो तो गुरिल्ला वॉर के मास्टर थे ना? मास्टर नहीं, जादूगर थे। जंगलों में छिपना, अचानक हमला करना और गायब हो जाना। रामचंद्र पांडुरंग, उनका असली राम, ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और कहा, मैं बहादुर शाह जफर का गवर्नर हूं। मैंने सुना है कानपुर में कुछ बुरा भी हुआ था। हाँ, काशी सती चौरा घाट और बीबी घर कांड। सती चौरा घाट पर जब अंग्रेज सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई गईं और बीबी घर में महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई। ये 1857 का सबसे काला अध्याय यानी डार्क चैप्टर था। इसने अंग्रेजों को राक्षस बना दिया। जब जनरल हैवलॉक और नील कानपुर वापस आए तो उन्होंने बदला लिया, ऐसा बदला कि रूह कांप जाए। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। नाना साहब को नेपाल भागना पड़ा। उफ, हिंसा का जवाब हिंसा। अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलो। लखनऊ, अवध की राजधानी। यहाँ की कहानी सबसे अलग है। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कोई पुरुष नहीं, एक महिला कर रही थीं, बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की पत्नी? हाँ, 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ। बेगम ने गजब की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने 11 साल के बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और खुद हाथी पर बैठकर अंग्रेजों को रेजिडेंसी में कैद कर दिया। लखनऊ का विद्रोह सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहां सिर्फ सिपाही नहीं, हर तालुकेदार, हर किसान, हर आम आदमी लड़ रहा था। अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। कैंपबेल को इसे दोबारा जीतने में महीनों लग गए। काशी, एक बहुत डीप फैक्ट बताता हूं जो इंटरव्यू में काम आएगा। जब बाद में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि हम सड़कें और नहरें बनाएंगे, तो बेगम हजरत महल ने उसका जवाब यानी काउंटर प्रोक्लेमेशन दिया था। उन्होंने कहा था, अंग्रेजों पर भरोसा मत करो, ये सड़कें और नहरें सिर्फ अपनी फौज को तेजी से घुमाने के लिए बना रहे हैं, हमारे भले के लिए नहीं। ये उनकी राजनीतिक समझ यानी पॉलिटिकल एक्यूमन को दिखाता है। बेगम हजरत महल ने भी अंत तक सरेंडर नहीं किया। वो नाना साहब की तरह नेपाल चली गईं और वहीं गुमनामी में उनकी मौत हुई। शेरनी थी वो। शेरनी? शेरनी शब्द सुनते ही किसका नाम आता है दिमाग में? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो चलो बुंदेलखंड,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जून 1857, झांसी। 22-23 साल की एक युवा विधवा रानी। पति गंगाधर राव की मौत के बाद डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा मानने से मना कर दिया और झांसी छीन ली। रानी ने ऐतिहासिक शब्द कहे थे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जब विद्रोह शुरू हुआ 1857 में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो रानी ने कमान संभाली। मार्च 1858 में सर ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। रानी ने पुरुषों के कपड़े पहने, बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पवन पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गईं। ये दृश्य भारतीय इतिहास का सबसे साहसी दृश्य है। फिर वो कहाँ गईं? वो कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे उनके साथ मिल गए, लेकिन ह्यू रोज पीछा नहीं छोड़ रहा था। कालपी भी हाथ से निकल गया। तब रानी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने ग्वालियर पर हमला किया। ग्वालियर? लेकिन वहां तो सिंधिया का राज था, जो अंग्रेजों का दोस्त था। यही तो रानी की रणनीति थी। सिंधिया और उसका मंत्री दिनकर राव अंग्रेजों के पास भाग गए आगरा, लेकिन ग्वालियर की फौज ने रानी का स्वागत किया। ग्वालियर का किला अब विद्रोहियों के पास था, लेकिन ये जीत छोटी थी। 18 जून 1858, ग्वालियर के पास कोटा की सराय। रानी घिर चुकी थीं। वो लड़ीं एक साधारण सैनिक की तरह। एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर वार किया। वो घायल हुईं, लेकिन लड़ती रहीं। अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुईं। उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे, इसलिए एक साधु की कुटिया में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। काशी, ह्यू रोज ने रानी की लाश को देखकर एक लाइन कही थी जो हर एग्जाम में आती है, यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। सच में सर, वो मर्दानी थी। देखो, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता लाजवाब थी, लेकिन ग्वालियर में उनकी हार का एक बड़ा कारण क्या था पता है? कोऑर्डिनेशन और सही समय पर सही फैसला न ले पाना। तुम्हारे कंपटीशन रूपी युद्ध में भी यही होता है। तुम खूब पढ़ती हो, लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं देती तो अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। टेस्ट क्यू ऐप बिल्कुल वही काम करता है जो तात्या टोपे की जासूसी करती थी। तुम्हें पहले ही बता देता है कि दुश्मन कहाँ हमला करेगा। हाँ सर, मैंने वहाँ आरपीएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट्स दिए थे। हिस्ट्री के कई क्वेश्चंस, जैसे वो ह्यू रोज वाला सवाल, तो सीधे वहीं से उठ कर आए थे। बिल्कुल। टेस्ट क्यू ऐप पर डेली फ्री क्विज लगाने से तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। ये तुम्हारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं। और हाँ, क्लास के बाद सारे नोट्स और पीडीएफ के लिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल तो है ही। वहां मैं कल एक स्पेशल वॉइस नोट डालूंगा 1857 के नेताओं की लिस्ट पर। डन सर। टेलीग्राम ज्वाइंट, ऐप डाउनलोडेड। अब आगे? अब मिलो उस शख्स से जिसके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर थी, कुंवर सिंह। बिहार के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार। उम्र 80 साल। 80 साल? सर, लोग इस उम्र में लाठी के सहारे चलते हैं। और कुंवर सिंह घोड़े पर दौड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीन ली थीं। जब दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने विलियम टेलर और विंसेंट आयर को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने आरा हाउस को कई दिनों तक घेरे रखा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने रीवा, बांदा, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ तक मार्च किया। वो गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। एक मशहूर किस्सा है काशी, जो रोंगटे खड़े कर देगा। जब वो शिवराजपुर घाट से गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेज जनरल डगलस की गोली उनके बाएं हाथ यानी लेफ्ट आर्म में लगी। जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए उस 80 साल के बूढ़े शेर ने अपनी ही तलवार निकाली और अपना हाथ काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया। उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, अपनी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराया और उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के अपने महल में आजाद भारत का झंडा फहराते हुए उनकी मृत्यु हुई। वो उन चंद नेताओं में थे जो अंग्रेजों से हारे में ही बल्कि जीत कर मरे। सच में सर, 80 वर्षों में हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। दोस्तों, अब अपने कान खड़े कर लो। अगर तुम आरपीएससी, रीट, पटवार या सीईटी दे रही हो तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थीं। ट्रिक याद रखो, ए नानी ब्याह देखें। ए से एरिनपुरा, पाली, जोधपुर लीजियन। ना से नसीराबाद, अजमेर, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नी से नीमच, एमपी, लेकिन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स के अधीन। ब्याह से ब्यावर, अजमेर, इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। दे से देवली, टोंक।
ख से खैरवाड़ा, उदयपुर, इन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। सवाल आता है, किन दो छावनियों ने 1857 के विद्रोह में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया? ब्यावर मेर रेजिमेंट और खैरवाड़ा भील कोर ने। शाबाश। अब देखो धमाका कैसे हुआ। 1. नसीराबाद, 28 में 1857, राजस्थान की पहली क्रांति। 15th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अजमेर, जहां शस्त्रागार या मैगजीन था, से हटाकर नसीराबाद भेजा गया था, जिससे उन्हें लगा कि अंग्रेजों को उन पर शक है। उन्होंने मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी को मार डाला। सवाल बनता है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 2. नीमच, 3 जून 1857, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया। यहां एक ड्रामा हुआ। 40 अंग्रेज अफसर और उनके परिवार भागकर डूंगला गांव में किसान रुगराम के घर छिपे। बाद में मेवाड़ के पीए मेजर शॉवर्स ने उन्हें बचाया और महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें उदयपुर के जगमंदिर महल में शरण दी। 3. एरिनपुरा और आउवा का महायुद्ध, 21 अगस्त 1857, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। माउंट आबू में ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां से एरिनपुरा आए और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो भिरंगी। चलो दिल्ली मारो भिरंगी, ये नारा किसने दिया था सर? एरिनपुरा के शिवनाथ सिंह ने। जब ये सैनिक दिल्ली जा रहे थे तो पाली के पास खैरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात एक बागी सामंत से हुई, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व संभाला और फिर हुए 2 ऐतिहासिक युद्ध। अब देखो, बिथौड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिथौड़ा, 8 सितंबर 1857। कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेनापति ओनार सिंह मारा गया और अंग्रेज कैप्टन हीथकोट को हराया। अब देखो, चेलावास का युद्ध, बैटल ऑफ चेलावास, 18 सितंबर 1857। इसे गोरों और कालों का युद्ध, वॉर ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स भी कहते हैं। सामने खुद एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, और जोधपुर का पीए मॉक मेसन आया। दोस्तों, इस युद्ध में विद्रोहियों ने मॉक मेसन का सिल काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। अंग्रेजों की रूह कांप गई थी। बाप रे, इतना खौफ! लेकिन अंत में जनवरी 1858 में कर्नल होम्स ने आउवा पर कब्जा किया। वो वहां से सुगाली माता की मूर्ति उठाकर अजमेर ले गया। सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ये मूर्ति वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में है। 4. कोटा, जन विद्रोह। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी वहां सबसे सशक्त जन विद्रोह हुआ। 15 अक्टूबर 1857। नेता थे जयदयाल, वकील, और मेहराब खान, रिसालेदार। इन्होंने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया और कोटा का पीए मेजर बर्टन, उसका और उसके 2 बेटों का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में जुलूस निकाला गया। 6 महीने तक कोटा पर जनता का राज यानी जनता राज रहा। बाद में मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त कराया। कमाल है, राजस्थान के लोग भी कम नहीं थे। और तात्या टोपे, वो 2 बार राजस्थान आए। टोंक, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के पास युद्ध, बांसवाड़ा, सब जगह घूमे, लेकिन किसी बड़े राजपूत राजा ने उनका खुलकर साथ नहीं दिया। अंत में नरवर के जंगलों में मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए और अप्रैल 1859 में उन्हें सिपरी यानी शिवपुरी में फांसी दे दी गई। सर, इतना सब कुछ किया, इतनी वीरता दिखाई, आउवा, झांसी, जगदीशपुर, फिर भी हम हार क्यों गए? क्या कमी रह गई थी? क्योंकि वीरता और रणनीति में फर्क होता है काशी। हम हार गए क्योंकि संगठन और योजना की कमी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। विद्रोह तय समय से पहले यानी 10 मई 1857 शुरू हो गया। इससे देश भर में एक साथ धमाका नहीं हो पाया। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। सीमित प्रसार, लिमिटेड स्प्रेड, ये अखिल भारतीय नहीं बन पाया। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध शांत रहे। मद्रास और बॉम्बे आर्मी वफादार रही। कैनिंग ने बाद में कहा था कि इन राजाओं ने तरंग रोधक यानी ब्रेक वाटर्स का काम किया, वरना ये तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। शिक्षित वर्ग की उदासीनता, पढ़े लिखे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज आधुनिकता ला रहे हैं और विद्रोही उन्हें वापस पिछड़ेपन में ले जाएंगे। संसाधन और तकनीक, रिसोर्सेज एंड टेक, हमारे पास तलवारें और पुराने तोड़ेदार बंदूकें थीं, उनके पास आधुनिक एनफील्ड राइफलें और सबसे बड़ा हथियार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ ने अंग्रेजों को एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने में मदद की। एक अंग्रेज ने कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोंटने से बचा लिया।
एक PYQ आता है, विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? आंसर, केंद्रीय नेतृत्व और सामान्य योजना का अभाव, यानी लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप एंड कॉमन प्लान। बहादुर शाह जफर एक कमजोर कड़ी साबित हुए। विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत नहीं चल सकता। परिणाम स्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब सीधा ताज यानी महारानी विक्टोरिया का राज शुरू। भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया पद बनाया गया जो लंदन में बैठता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। गवर्नर जनरल बना वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय यानी रानी का प्रतिनिधि कहलाने लगा। PYQ, भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। महारानी का घोषणा पत्र। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ा। वादा किया गया, अब कोई नया राज्य नहीं हड़पा जाएगा। नो मोर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजाओं के गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। सबको माफ किया जाएगा। जनरल एमनेस्टी, सिवाय उनके जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की थी। इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। सेना का पुनर्गठन, पील कमीशन। अंग्रेजों को अब भारतीय सिपाहियों पर भरोसा नहीं रहा। पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना बदली गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल में अनुपात 1:2 यानी 1 अंग्रेज 2 भारतीय कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे में अनुपात 1:3 रखा गया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। जाति और क्षेत्र के आधार पर मार्शल और नॉन मार्शल रेजिमेंट बनाई गईं। गोरखा, सिख और पठानों को, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में मदद की, लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और उनकी भर्ती बढ़ाई गई। मतलब अंग्रेजों ने अपनी जड़ें और मजबूत कर लीं। प्रशासनिक रूप से हाँ, लेकिन भावनात्मक रूप से भारत जाग चुका था। 1857 की यादों ने ही आगे चलकर 1947 की नींव रखी। चलो काशी, कहानी बहुत सुन ली, अब देखते हैं तुमने कितना सीखा। मैं 2020 के बाद के कुछ प्रश्न पूछता हूं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। ये असली टेस्ट है, तैयार? बिल्कुल तैयार सर, लाइए सवाल। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ यानी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ए. मेजर बर्टन, बी. मॉक मेसन, सी. कर्नल ईडन, डी. मेजर शावर्स। सर, जिसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया था, बी. मॉक मेसन। और बर्टन तो कोटा का था, जिसका सिर शहर में घुमाया था। शाबाश, लॉजिक सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इतवार के दिन किस अंग्रेज अधिकारी ने यह कहा था कि झांसी की रानी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी? ए. कर्नल होम्स, बी. ह्यू रोज, सी. हैवलॉक, डी. कैंपबेल। बी. ह्यू रोज। गुड। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. डलहौजी, बी. कैमिंग, सी. बेंटिक, डी. रिपन। सर, विद्रोह के समय तो बी. लॉर्ड कैनिंग था। डलहौजी तो 1856 में आग लगाकर हड़प नीति से चला गया था। सही याद रखा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ए. डलहौजी की हड़प नीति, बी. चर्बी वाले कारतूस, सी. ईसाई मिशनरी, डी. सैनिकों का वेतन। सर, बारूद तो सब थे, लेकिन चिंगारी थी। बी. चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल ग्रीज्ड कार्टेजेस। एक्सेलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान, विद्रोह की शुरुआत। ए. बैरकपुर 29 मार्च 1857, बी. मेरठ 10 मई 1857, सी. लखनऊ 4 जून 1857, डी. झांसी 11 मई 1857। बैरकपुर सही है, मंगल पांडे। मेरठ भी सही है, लखनऊ भी सही है। झांसी, सर झांसी में विद्रोह जून में हुआ था, 11 मई को तो दिल्ली में हुआ था, तो डी गलत है। बहुत बढ़िया काशी, तुम तो अब एलिमिनेशन मेथड भी सीख गई हो। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फैक्ट्स अपने आप याद आते हैं। समझ आ गया सर जी। काशी 1857 हार कर भी जीत गया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने भारतीयों के मन से अंग्रेजों का अजेय यानी इनविंसिबल होने का वहम और डर निकाल दिया। इसने दिखा दिया कि अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला सकते हैं। 1857 का खून बेकार नहीं गया। उसी खून से भगत सिंह, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे पौधे निकले। सर, आज मुझे लग रहा है कि मैं उन शहीदों की कर्जदार हूँ। हम सब हैं काशी,
और उस कर्ज को चुकाने का एक ही तरीका है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारा काम है पढ़ना। आज जब तुम अपनी पढ़ाई से थक जाओ, जब लगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, डिप्रेशन आए, तो 80 साल के कुंवर सिंह के कटे हुए हाथ को याद करना, रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर बंधे बच्चे को याद करना। वो जान देने से नहीं डरे, तुम्हें तो सिर्फ जान लगाकर पढ़ना है। क्या तुम इतना नहीं कर सकती? कर सकती हूँ सर, अब तो रुकना ही नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यही आग चाहिए, और इस आग को जलाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ये कहानी, ये जज्बा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना जय हिंद। और सुनो, सिर्फ मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलता, प्रैक्टिस चाहिए। अपनी तैयारी को धार देने के लिए टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। वहाँ राजस्थान एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। हाँ सर, और मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आप इस क्लास की PDF डाल देंगे ना? बिल्कुल, क्लास खत्म होते ही PDF वहाँ मिल जाएगी। रिवीजन जरूर करना। थैंक यू मान सर, आज इतिहास सच में जिंदा हो गया। इतिहास जिंदा ही रहता है काशी, बस उसे महसूस करने वाला दिल और समझने वाला दिमाग चाहिए। पढ़ते रहो, लड़ते रहो। जय हिंद। जाते जाते पिछले 3-4 सालों 2020-2024 में पूछे गए 10 सुपरफास्ट सवाल। काशी, रेडी? बिना ऑप्शन के जवाब देना है। यस सर, फायर, आई एम रेडी। किसने कहा था 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? RC मजूमदार। मान ट्रिक। मजूमदार इज इक्वल टू मना कर दिया सब कुछ। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किन 2 नेताओं ने किया? जयदयाल और मेहराब खान। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में अपनी बाह आम काटकर गंगा को समर्पित कर दी? गंगा पार करते समय, जब जनरल डगलस की गोली लगी थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस छावनी के सैनिकों ने दिया? एरनपुरा छावनी, पाली। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रोक्लेमेशन पढ़ा और कहा? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में। अजीमुल्लाह खान किसके मुख्य सलाहकार थे? नाना साहिब के। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस देवी की प्रेरणा से युद्ध लड़ा? 1857 की क्रांति की देवी। सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ। जगदीशपुर बिहार में समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने। 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा आयोग बना? पील कमीशन। शानदार काशी, फुल मार्क्स। दोस्तों, अगर आपके भी 10 में से 10 सही हैं तो कमेंट में फायर इमोजी ड्रॉप करें। अपनी तैयारी को रुकने मत देना। मिलते हैं अगली क्लास में। टेस्ट क्यू ऐप पर टेस्ट देना मत भूलना।